नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर हम एसएसटी का तो ऑब्जेक्टिव पूरे याद कर लिए हैं और उसमें पूरे के पूरे नंबर ले आते हैं, लेकिन आप हमें सब्जेक्टिव में बताइए क्योंकि सब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता है। तो अभी तक भी आपको सब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता है, तो जो भी मैं क्लास लूँगा उसको देख लीजिए, आप एग्ज़ाम में इसी में से छाप दीजिएगा, ठीक है ना? और पक्का आएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन समझाऊँगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया जहाँ वियना सम्मेलन हुआ था और ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रेलिया होता है और यह ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था? वियना था। इसके बारे में पूछा है कि इसके इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी और समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना? आप सिर्फ सुनिए, उसके बाद आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था ना, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी जो भी सही चीज होने वाला था, उसको विरोध करते थे, ठीक है ना? और होने नहीं देते थे, ठीक है ना? और हमेशा जो प्रतिक्रिया देते थे, वो विरोधी, जो राष्ट्र के हित में नहीं होते थे, वैसा प्रतिक्रिया देते थे। कौन? मेटरनिक देते थे। इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु तो होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयास को दबा देते थे। मेटरनिक क्या करते थे? इटली और जर्मनी में एकीकरण करने के लिए वहाँ के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जो भी प्रयास करते थे, उसको ये क्या करते थे? दबा देते थे। कौन? मेटरनिक। इटली इटली और जर्मनी के प्रांत पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के प्रांत पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था और जो भी टैक्स है ना, वो आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो इस टैक्स को आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी बाहर करके ही दोनों को एकीकरण संभव था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जब तक इटली और जर्मनी बाहर न करता, तब तक ये दोनों को एकीकरण क्या था? संभव नहीं था। और दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, बाहर निकलने के लिए विदेशी सहायता ली। यानी इटली और जर्मनी पर जो किसका हस्तक्षेप था? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को अपने हस्तक्षेप को हटाने के लिए इटली और जर्मनी ने क्या किया था? विदेशी सहायता ली थी। समझ गए ना? तो समझ गए ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण क्या था, कि बाधा क्या थी? तो याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया के जो मेटरनिक चांसलर था, वो घोर प्रतिक्रियावादी था और इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन और प्रयास को क्या करते थे? दबा देता था। इटली और जर्मनी के प्रांत पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था, यानी इसका हस्तक्षेप था ऑस्ट्रेलिया का। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों के एकीकरण क्या था? संभव था। इसीलिए दोनों राष्ट्र ने क्या किया? विदेशी सहायता लिया। किसको बाहर करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया को, हस्तक्षेप को बाहर करने के लिए, ठीक है ना? तो समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया क्या क्या भूमिका था, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ और इसके उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इस से बनेगा। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? पहले तो कब पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ। याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में मजदूर के दरें निश्चित की गई। यानी जो मजदूर के मजदूरी थे, उसको क्या की गई? निश्चित की गई कि हाँ, आपको इतना काम करके इतना पैसा दिया जाएगा। यानी कुछ उद्योग में मजदूरी के जो दरें थे, क्या रकम थे, उसको निश्चित कर दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूर कानून का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पंचवर्षीय योजना जानते हैं, जो प्रत्येक 5 साल पर होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूर कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जो कानून था न्यूनतम मजदूर, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि हाँ, ये सही है, ये मजदूर के हित में है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में कहा गया
कि न्यूनतम मजदूर ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर की स्थिति उनके अपने गुजर बसर से अधिक हो। अब पहला में तो इसको सपोर्ट किया कि हाँ ये सही कानून है। दूसरा में क्या कहा गया? दूसरा में कहा गया कि मजदूर की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो मजदूर को स्थिति उनके अपने गुजर बचर बसर से भी अधिक है। यानी जो उसको जीवन यापन के लिए जो पैसा चाहिए उससे भी क्या हो? अधिक हो। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई। यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुई? मजदूर बोर्ड के तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग को नियुक्ति गई और इसमें मजदूर बोर्ड की स्थापना हुआ, जिसका फिर बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति हुई। यानी अब अधिक देर कोई काम करेगा तो उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है ना? और जो किसी रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करेगा तो उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है ना? तो यही था भारत में न्यूनतम मजदूर कानून। याद रखिएगा 1948 में पारित हुआ, जिसमें पंचवर्षीय योजना में इस कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरा में कहा गया कि मजदूर की मजदूरी उसको गुजर बसर से अधिक होना चाहिए और तीसरा पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई तथा बोनस देने के लिए आयोग की नियुक्ति हुई। समझ गए ना? तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट क्या था? और रॉलेट एक्ट, जिसको आप रॉलेट कानून कहते हैं, इसको आप काला कानून कह सकते हैं। भारतीयों के लिए बहुत ही बेकार कानून था, काला कानून था। ठीक है ना? तो चलिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना सकते, लेकिन सब्जेक्टिव तैयारी होगा तब ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी रटने के। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो देखिए, ये एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट मतलब एक ऐसा कानून था जो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, उसके विरोध में था। तो चलिए इसको देखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। भारत में क्रांतिकारियों को प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी जो क्रांति हो रही थी भारत में, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उसको प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। एक्ट के मतलब होता है कानून। कौन कानून लाया? रॉलेट एक्ट। कब लाया? 1919 में। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। एक विशेष न्यायालय, न्यायालय जानते हैं कोर्ट, उसका गठन किया गया, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अगर वो न्यायालय का जो निर्णय है उसको विरोध में आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और इस कानून के अंतर्गत, यानी अपील के मतलब ये हुआ कि अगर आपको वहां सजा सुना दिया गलत तो उसको विरोध में आप कोई अपील नहीं कर सकते, या जो भी आपको केस मुकदमा है उसको आप अपील नहीं कर सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना कोई सबूत और वारंट को गिरफ्तार किया जा सकता था। और एक ऐसा कानून था जिससे किसी भी भारतीय को बिना किसी गलती को और संदेह के आधार पर बिना कोई सबूत को और बिना कोई वारंट को उसे क्या किया जाता था? गिरफ्तार। आपको पता है कि कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तारी करने आ रही है तो आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगा कि हम इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको ए राइट में नहीं है। हाँ, कुछ अलग तरह के केस होता है जिसमें हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको बिना वारंट दिखाए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वारेस ठीक है, अरेस्ट वारंट। ठीक है, तो समझ गए ना रॉलेट एक्ट क्या था? क्रांतियों को प्रभाव को रोकने के लिए 1919 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था और जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता था। और इस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना संदेह के आधार पर, बिना कोई गलती को, बिना कोई सबूत पर उस पर मुकदमा चलाकर और बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, असलम से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको अगर आम भाषा में समझा जाए कि असलम से समझते क्या है, तो पहले इसको समझ लाइए। देखिए, जब औद्योगिकरण का विकास हुआ ना, तो लोग ने क्या करने लगा, लोग दूर-दूर से जाने लगा काम धंधा करने। अब उस समय तो आपको अ, जो गाड़ी वगैरह के साधन नहीं था उतना, तो लोग क्या करते थे, वहीं रहने लगते थे। ठीक है ना? उतना रूम वगैरह भी नहीं हुआ करता था। अभी तो लोग है कि चलो काम अधिक अलग करता है और रहते अलग है, लेकिन उस समय सबको साधन की कमी थी, समस्या थी। तो लोग ने क्या किया, जहाँ काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, तो वहीं रहने लगता था। ठीक है ना? और वो स्थान कैसा होता था? गंदे होता था, अस्वास्थ्यकर होता था, उसे खतरनाक बीमारी हो सकता था, उसे हम असलम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? असलम कहते हैं। तो इसको हम
एग्जाम में कैसे लिखेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि असलम से आप क्या समझते हैं? पहला तो इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए वैसे छोटे, गंदे और अस्वस्थकर स्थान जहाँ लोग रहते थे, उसे असलम कहते हैं और खासकर वो लोग रहते थे जो मज़दूर हैं, ठीक है ना? तो ऐसे छोटे और गंदे और अस्वस्थकर स्थान जहाँ लोग रहते थे, उसे असलम कहते हैं। आपको पता है कि कहीं जाइएगा, बाहर आप जाइएगा, तो देखिएगा जहाँ फैक्ट्री वगैरह रहता है, वहाँ कितना कष्टपूर्ण लाइफ होता है, कितना बदबू आता है, कितना महक रहता है उसमें, देख सकते हैं आप। वहीं रहना, काम करने के बाद फिर से वहीं में रहना, कितना कष्टदायक है और अस्वस्थकर है, ठीक है ना? स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता था वो जगह। और औद्योगिकरण के दौरान शहर में वही इसकी शुरुआत कब हुई? औद्योगिकरण के दौरान यानी जो मैं नए-नए उद्योग धंधा खुलने लगा, मशीन वगैरह का आविष्कार होने लगा, तो औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिक के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई, हम बता दिए थे। यानी अब जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ, लोग जाके अब उद्योग धंधा में काम करते थे, लेकिन उसको रहने की समस्या होती थी, तो उन्हें विवश होकर यानी मजबूर होकर वहीं रहना पड़ता था। इसी प्रकार स्लम्स क्षेत्र की शुरुआत हुई। तो समझ गए ना स्लम्स क्या है? वैसे छोटे और गंदे अस्वस्थकर स्थान जहाँ लोग रहते थे उसे अस्लम कहते हैं। इसकी शुरुआत औद्योगिकरण से हुआ क्योंकि औद्योगिकरण के कारण लोगों के आवास की समस्या हुई, दूर-दूर से आते थे तो नहीं जा पाते थे, जिसके कारण वो मजबूर में वहीं रहते थे और इसकी शुरुआत इसी से हुई थी अस्लम की शुरुआत, ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट किसे कहते हैं? वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट किसे कहते हैं? वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन कि यह कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा यह एक्ट 1878 में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन द्वारा जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड लिटन। ये एक प्रकार के ना समझ जाइए जो प्रेस होता है, यानी जो आप मीडिया कहते हैं, मीडिया, मीडिया पर एक प्रतिबंध था। यानी उस समय प्रेस छापाखाना जो भी तो उस पर क्या था मतलब कोई भी अखबार वगैरह में कोई चीज़ छाप नहीं सकते थे, सरकार के विरुद्ध। तो उसी को यानी प्रेस पर एक प्रकार के क्या था? प्रतिबंध था, ठीक है ना? प्रेस पर क्या था? एक प्रतिबंध था, समझ गए? यानी आप सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं छाप सकते हैं, ठीक है ना? सरकार गलत कर रही है, तो उसको सही दिखाइए, सही को सही दिखाइए, गलत को भी सही दिखाइए। गलत को गलत नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके तहत पत्र-पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्र को नियंत्रण में लिया गया। यानी जो भी पत्र-पत्रिका था, पत्र-पत्रिका जो जारी होता सप्ताह में, मासिक में, महीना में, ये सब जारी होता था और समाचार पत्र जो रोज़ के, इस पर पत्रों पर नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, यानी इसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना। अब आपको पता होना चाहिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो व्यक्ति सब थे उस समय जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो आंदोलन में भाग ले ले रहे थे, वो क्या करते थे अपने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, लोगों के अधिकार बताते थे, ठीक है ना? इसीलिए अंग्रेजों ने और जो अंग्रेज के वायसराय थे लॉर्ड लिटन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और जिसे वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं, ठीक है ना? कौन एक्ट? वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। तो समझ गए होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। तो आप समझिए देखिए इसको अंत तक समझ में आ जाएगा। तो देखिए बिहार में निल्हो द्वारा याद रखिएगा गांधी जी को पहला आंदोलन चंपारण में था, याद रखिएगा। तो बिहार में निल्हो द्वारा नील्हो किसको कहते हैं? तो अंग्रेज जो नील की खेती करवाते थे उसे नील्हो कहा जाता था। तो बिहार में नील्हो द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। 3 कठिया जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपने भूमि को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यानी 3 कठिया व्यवस्था था, अगर आपके पास भूमि है 3/20 यानी 20 कट्ठा भूमि है, तो उस पर से क्या करना होगा? 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा और वो भूमि उपजाऊ हुआ करता था और अच्छा भूमि हुआ करता था। लेकिन किसान इस पर करना नहीं चाहता था क्योंकि उसका जो नील का जड़ होता था बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक चल जाता था, बहुत डीप तक चल जाता था, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाता था और कुछ दिन बाद उस पर आप खेती वगैरह नहीं कर सकते थे। इसलिए किसान करना नहीं चाहता था। तो समझ गए? नील्हो द्वारा खेती करने के लिए
तीन कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपने कुल भूमि को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ और इसी के विरोध में क्या शुरू हुआ? सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई और गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। ठीक है ना? और गांधी जी को ये पहला आंदोलन था भारत में और ये भी क्या रहा? सफल रहा। तो समझ गए? और किसान को भी राहत मिली। तो समझ गए ना चंपारण आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह क्या था? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा 1917 में, क्योंकि अंग्रेजों ने जो चंपारण किसान था उन पर तीन कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, जिसके 3/20 हिस्सा पर उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है? और इसी व्यवस्था को खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ। 1917 में गांधी जी चंपारण आए और इस समस्या को हल निकाले और उनके विरोध किए और किसान को राहत मिली और गांधी जी को प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहरों ने किन नई-नई समस्या को जन्म दिया? अब तो मान लीजिए शहर को विकास हो गया था, औद्योगिकरण का बाद शहर का विकास हुआ। जब शहर का विकास हुआ, तो क्या-क्या समस्या की उत्पन्न हुई? तो पहला है देखिए, शहर को बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्या को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी। पहला तो बेरोजगारी। अब कहेगा सर शहर में तो बेरोजगारी बढ़ता है, बेरोजगारी ही है, मतलब रोजगार है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी क्यों दिया हुआ है? तो देखिए, अगर कहीं उद्योग धंधा करने के लिए पहले 500 लोग था, अब 5000 लोग हो गया, तो क्या बेरोजगारी बढ़ेगा ही ना? यही था, क्योंकि शहर में लोग गाँव के लोग शहर में जाना आरंभ किए कर दिया था। तो समस्या को जन्म दिया और बेरोजगारी, आवास, अब अधिक संख्या में लोग रहने लगे, तो उसको रहने की समस्या होने लगी। क्या चीज़ की? रहने की समस्या। और दूसरा क्या था? तीसरा और फिर जलापूर्ति की समस्या यानी पानी की समस्या और प्रदूषण की समस्या इत्यादि शहर में जन्म दिया हुआ। समझे ना? किसके बाद? शहरों के विकास के बाद। तो समझ गए ना 7वां क्वेश्चन क्या था? शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने कौन-कौन समस्या दिया? तो लिखेंगे शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्या जन्म दिया। पहला बेरोजगारी की समस्या, जलापूर्ति की समस्या और प्रदूषण की समस्या इत्यादि। ठीक है ना? चलिए अगला है घरेलू और कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लीजिए कि कौन है घरेलू और कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो देखो घरेलू उद्योग, पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, जो स्वयं एवं कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। यानी उसमें क्या किया जाता है, जो स्वयं और कुछ लोग मिलकर जो स्वयं और कुछ लोग मिलकर उसको चलाते हैं, उसे कौन उद्योग कहते हैं? घरेलू उद्योग कहते हैं या लघु उद्योग भी उसे कहते हैं। लघु उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जो लघु उद्योग होता है, यानी जो घरेलू उद्योग होता है, उसको अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। कुटीर उद्योग, तो समझ गए ना लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं और जिसमें घर में ही कुछ लोग मिलकर इसको चलाते हैं, उसे लघु उद्योग कहते हैं। ल लघु उद्योग देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है कुटीर उद्योग, वैसे उद्योग जिनमें कारीगर स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से तथा अपनी पूँजी एवं साधारण औजार के छोटे पैमाने पर करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से बड़ा उद्योग होता है और कुछ लोग इसमें मिलकर किया जाता है, स्वयं और कुछ अलग के लोग, ठीक है ना? यानी 5, 4, 10 व्यक्ति अलग हो। लेकिन लघु उद्योग कुटीर उद्योग में क्या होता है, सिर्फ़ घर के ही जैसे घर के व्यक्ति ही कुछ उद्योग चलाते हैं, समझे? और अपने पैसे से छोटे-मोटे औजार से उसे कौन उद्योग कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। समझ गए ना? जिन पर कारीगर स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से ही चलाए जाने वाले उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है? तो समझ गए ना घरेलू उद्योग, जो घर स्वयं और कुछ लोग मिलकर चलाते हैं उसे घरेलू उद्योग कहते हैं और जो स्वयं और अपने परिवार के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। यानी लघु उद्योग या से भी छोटा कौन उद्योग है? कुटीर उद्योग है। चलिए 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन आपको पता होना चाहिए, तुर्की का जो सुल्तान था उसको खलीफा कहा जाता था। पहले समझिए बातों को, उसके बाद ये भी देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में लिखना कैसा है। तो तुर्की को सुल्तान को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था और जो अंग्रेज़ों ने उसको सत्ता से हटा दिया, तो जितना इस्लामिक स्टेट के लोग थे, उसको समर्थन में जगह-जगह क्या करने लगे? विरोध करने लगे और भारत के मुसलमान ने 1920 में
विरोध करने लगे, उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन का सहायता गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया था और इसका नेतृत्व भी किया था। तो चलिए लिखेंगे कैसे ये बता देते हैं, ठीक है। देखिए तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता है, याद रखिएगा। तुलसी का तुर्की यानी तुर्की के जो सुल्तान, जो वहां के राजा होते थे, जो वहां के सम्राट होते थे, उसे क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। खलीफा को इस्लामिक खलीफा को इस्लामिक देश के मालिक माना जाता था, यानी जो भी इस्लामिक देश है, यानी जो भी मुस्लिम देश है, उसको मालिक माना जाता था। किसको? खलीफा को। और खूब उससे प्यार मोहब्बत करता था, लोग उसको खूब मानता था, खलीफा को। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की के पराजय हो गई, इंग्लैंड यानी अंग्रेजों के हाथे जब तुर्की को पराजय हुई, तो तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। किसको सत्ता से हटा दिया? तुर्की को सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। और इसीलिए भारतीय मुसलमान ने इसे विरोध किया और इसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो समझ गए खिलाफत आंदोलन क्या है। तो तुर्की को सुल्तान को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। और इस्लामिक देशों को मालिक माना जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने तुर्की को सत्ता से उसे हटा दिया, तो जितना भी इस्लामिक स्टेट थे सब उसके समर्थन में जगह जगह आंदोलन करने लगे और भारत के मुसलमान ने इसको विरोध में आंदोलन करने लगे, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यहाँ सिर्फ भारत के बारे में पूछे इसलिए भारत लिखे हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आने की चांस 90% से अधिक रहता है एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के कारण के संक्षेप में स्पष्ट करें। तो देखिए आपको 1929 के कारण संकट, दुनिया में सबसे खतरनाक संकट आया था 1929 में, उसका संक्षेप में बताना है। तो देखिए 1929 के संकट के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यानी जो कारण है निम्नलिखित है। पहला कारण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। अब कहिएगा कि सर अत्यधिक उत्पादन से संकट क्यों हो गया? तो देखिए उस समय क्या था, लोगों के पास पैसा भी नहीं था और पैसा लोग अत्यधिक उत्पादन कर रहा था, तो उस अपने वस्तु को जो भी कीमत होता था, एक जेन्युइन जो मूल्य होता था, उससे भी कम दाम पर उसे बेचना पड़ता था। तो क्या होगा? संकट ही ना आएगा। बताइए आपको जितना पूंजी लगा उससे भी कम में आप उसे बेच दे रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई तथा कीमत घट गए। अब कोई चीज अधिक रहेगा तो कीमत तो घटवे करेगा, जिससे उनका खरीदार नहीं रहा और उत्पादन भारी वृद्धि हुई तथा कीमत घट गया और साथ में उसका खरीदार भी नहीं रहा। खरीदने वाले व्यक्ति भी क्या नहीं, उसको नहीं रहा, क्योंकि उस समय संकट था, लोगों के पास पैसे नहीं था, खरीदेगा क्या। और अत्यधिक उत्पादन और महामंदी के प्रमुख कारण बन गया। और ये अत्यधिक उत्पादन ही क्या बन गया? महामंदी के कारण बन गया। क्योंकि मान लीजिए अत्यधिक उत्पादन होगा तो सबको खरीदने वाला आदमी तो कम ही होगा ना, कहाँ से आएगा? तो वही जिसके कारण आर्थिक संकट हो गया। दूसरा है उपभोक्ता की कमी। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, कस्टमर। गरीबी की एवं बेरोजगारी के कारण अन्य उत्पादन को बिक्री भी कम हो गई। अब क्या होने लगा, लोग नहीं खरीदने लगे। जो भी सामान सब पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा? पैसा रहेगा तब ना खरीदेगा, ठीक है ना। तो उपभोक्ता की कमी, ये सब लिख के और तब लिख दीजिएगा। अमेरिका पूंजी के प्रभाव में कमी। अमेरिका 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित किया। इसको थोड़ा समझ जाते हैं। पूंजी प्रवाह यानी जो देते लेते थे उसमें कमी आ गया, क्योंकि अमेरिका जब 1914 के विश्व युद्ध के बाद अमेरिका काफी गरीब हो, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया। और जब जिसको वो कर्जा देने लगा उसको क्या उसे मांगने लगा रिटर्न की भाई अब हम दो, हम खुद हमारा अकाल पड़ा हुआ है देश में, तो दो। और जब देने लगा लोग तो लोगों के पास पैसा नहीं था और पूरे देश में आर्थिक संकट आ गया। 1920 के दशक में बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर्ज लिया था और युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने के प्रयास किया। अमेरिका ने यूरोप को कर्ज दिया, लेकिन जब अमेरिका के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तो वह देश से कर्ज वापस मांगने लगा, जिसके कारण पूरे यूरोप में आर्थिक संकट छा गया। अब वो मांगने लगा, ठीक है ना, तो उसकी स्थिति खुद खराब था तो लोगों से मांगने लगा, इसलिए पूरे देश में और आर्थिक संकट हो गया। तो यही तीन कारण याद रखिएगा। तो चलिए आज हम रहने देते हैं। प्लीज आप लोग
जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं अगर आप लोग अच्छे से इसको पे सपोर्ट किए और वीडियो को लाइक शेयर किए और अधिक देर तक देखें, तो मैं पूरे जितना एसएसटी का सब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट है बहुत ही जल्दी और इससे भी लंबा-लंबा क्लास लेकर मैं उसको खत्म कर दूँगा। तो आई होप कि यह वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में लिख लें। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।